आर्टिकल 370 हटने के बाद मरकजी हुकूमत वादी कश्मीर की तरक्याती कोशिशों को तेज कर चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के साथ काम करने का ऐलान करते हुए रियासत के लिए कई स्कीमात का ऐलान किया। रोहित कंसल ने इसके लिए सेक्टर वाइज काम करने का इशारा दिया। The council approved sector specific policies for 4 sectors in order to help Jammu and Kashmir attract investment in these 4 sectors. As you are aware, we have identified 14 sectors as focus sectors for attracting investment, and sector-specific policies for each of these 14 sectors are being prepared. इस दौरान रियासत में जेके बैंक को लेकर जारी हंगामे पर भी लब कुशाई की। उन्होंने पूरे मामले की नए सिरे से जांच कर बहाली को पूरा करने का अज़्म दोहराया। तलबा के मुतालबे पर गौर करते हुए उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई। To recruitments in the Jammu and Kashmir Bank. The Administrative Council noted that the issue of recruitments in the J&K Bank had been ongoing for a long time since 2018. The Council also noted that various legal infirmities had been pointed out in the ongoing process. एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद मीडिया के सामने पहुंचे कंसल ने रियासत में नए इंडस्ट्री की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बात कर सारी मुश्किलात दूर करने की भी बात है। The difficulties being faced by local industry. After detailed discussions in the Administrative Council, the Honorable Lieutenant Governor directed the Finance Department to prepare an estimate of the interest liabilities of industries operating in J&K owing to the situational difficulties being faced by these industries. इस दौरान रियासत के बिजली सप्लाई और सारिफीन को राहत देने का ऐलान किया गया। बिल के ताल्लुक से इंतजामिया ने किश्तों में जमा करने का रास्ता निकाला। वहीं सप्लाई में आ रही दुश्वारियों को दूर करने की भी बात कही। As a welfare measure and in order to give an opportunity to power consumers to prevent disconnection and to facilitate easy payment, the Council has approved an amnesty scheme for all power consumers, domestic, industrial, institutional. The amnesty scheme shall come into effect from March 1, 2020. The scheme envisages payment of all arrears in 3 easy installments. रियासत के हालात को लेकर LG-GC मुर्मू की सदारत में हुई मीटिंग में दूसरे मसाइल पर भी बातचीत हुई। इंतजामिया के दावे के मुताबिक अगर ऐसी स्कीमें अमल में आती हैं तो वादी के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं होगी। हालांकि मरकजी हुकूमत लगातार तरक्याती कामों के दावे भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फारूक वानी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, ये जो काउंसिल की तरफ से आज स्कीम्स का ऐलान किया गया है, क्या कुछ है इनमें खास? जी बिल्कुल, पहले ही इस बारे में कई मीटिंग्स का आरंभ किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। तो वही अगर हम इस मीटिंग की बात करें, ये जो फैसला लिया गया है इसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 40 यूनिट्स खोले जाएंगे, एस्टेब्लिश 40 यूनिट्स किए जाएंगे, जहाँ पे यहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो खड़ी की जाएंगी, जहाँ से यहाँ जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ जितने भी और क्षेत्र हैं जहाँ अभी बिल्कुल भी जो 30 सालों में जो ढांचा था, यहाँ पे जो छोटे मोटे सेक्टर थे जहाँ रोजगार यहाँ के लड़के हासिल कर रहे थे, लेकिन 30 साल से जो रोजगार है वो बिल्कुल वो सेक्टर बंद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ही इसमें इंटरनेशनल समिट भी होने वाली है, आगे मार्च या अप्रैल में वो होगी। तो उसमें बड़े बड़े उद्योगपति पूरी दुनिया से आएंगे उस बिजनेस समिट में शिरकत करने के लिए। तो उससे पहले ही इस तरह का जो अभी बातें सामने आ रही हैं कि कश्मीर में खास तौर पे 40 यूनिट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया रंगरेट के आसपास भी कुछ सेक्टर खड़े किए जाएंगे,
इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे वो यूनिट्स खड़े किए जाएंगे। जो बाहर के बिजनेसमैन है वो वहाँ आएंगे और यूनिट्स एस्टेब्लिश करेंगे। उससे क्या होगा, उससे यहाँ जो रोजगार हैं वो यहाँ के नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, और इसके साथ साथ कई सारी नई स्कीम्स का भी सरकार सोच रही है और उस पर भी वार्ताएं हो रही है। फारूक वानी, जम्मू कश्मीर बैंक का जो मसला है उसको देखा है हमने कि लगातार वो चर्चाओं में बना रहा है, उसके ऊपर काउंसिल ने क्या कुछ कहा है? देखिए, ये एक्चुअली ये बात जो थी, जम्मू कश्मीर सरकार ने इस पर एक मीटिंग भी की थी। ये पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कुछ बैकडोर एंट्रीज इसमें की थी जम्मू कश्मीर बैंक में। तो उससे पहले वो चेयरमैन जो थे यहाँ के परवेज अहमद नेंगरू, बाद में उसको पद से हटाया गया था और नए चेयरमैन को वहाँ कमान संभालने के लिए कहा गया था। और इसमें 250 के करीब जो प्रोविशनरी पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी 2018 में। तो उसके बाद 1200 इसमें बैंक एसोसिएट्स के लिए जो असामियां हैं उनके लिए एक फहरिस्त जारी की गई थी। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया है रिजल्ट की बारी, उसमें कुछ उस दौर में जो चेयरमैन रहे हैं उसमें कुछ दांधियां हुई हैं, जिसको देखते हुए नए चेयरमैन ने वो सब कुछ उसको खारिज कर दिया। और इसकी प्रेस वार्ता में भी जम्मू कश्मीर सरकार के जो प्रवक्ता है रोहित कंसल ने घोषणा की कि जो ये लिस्ट है 2018 से लेके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर बैंक एसोसिएट से रिलेटेड या फिर 1200 के जो बैंक एसोसिएट और 250 के करीब जो प्रोविशनरी ऑफिसर्स के लिए जो सूची जारी की गई थी उसको हम खारिज करते हैं, ताकि इसकी एक नई प्रक्रिया शुरू की जाए और इसके लिए नया इंटरव्यू किया जाए, नई एग्जाम्स शुरू किए जाए। उसके लिए बाज़ाब्ता फॉर्म निकाले जाएंगे और नया प्रोसेस शुरू किया जाएगा, ताकि जो धांधलियां हुई हैं इसमें या फिर कुछ ऐसे इंकिशाफ हो रहे थे कि बैकडोर एंट्रीज भी, हालांकि उन बैकडोर एंट्रीज पे अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एडजस्टमेंट किए गए थे उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल ये 250 और 1200 जो प्रोविशनरी और बैंक एसोसिएट्स के एग्जाम्स हैं उनको फिलहाल खारिज कर दिया गया है और नए फॉर्म्स अजरा किए जाएंगे और नए तरीके से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जी ठीक, फारूक वानी बने रहे हमारे साथ। और जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें इस प्रोग्राम में एमएसओ डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने पेंशन अदालत का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, जिसमें सीआरपीएफ के और बॉर्डर सिक्योरिटी के फौज के जवान भी शामिल रहे। जम्मू में मरकजी सरकार के मुलाजमीन की पेंशन अदालत को खिताब करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि रियासत के नए इंतजामात में रोजगार के कई नए मौके भी आएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लीडरों को परेशानी हो रही है उन्हें रोजगार की गारंटी कोई नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि रियासत में ऐसा हुआ है कि नए इंतजामात के चलते जो लीडरान बेरोजगार हुए हैं उन्हें अब अपने रोजगार की फिक्र सताने लगी है। एलजी गिरीश मुर्मू के एडवाइजर BR भटनागर, फाइनेंशियली कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर अरुण मेहता जी शामिल थे। इस प्रोग्राम में सिक्योरिटी एहलकारों को दी जाने वाली पेंशन और डिजिटल पेंशन के बारे में भी जानकारी दी गई। One, of course, the care of the pensioners. And when we talk of the pensioners, we talk of plus 60 age group, which by definition is the elderly age group. I don't know whether they are really elderly because they are all quite young at 60, but nevertheless. So care of this section of it. And this is important from national perspective because we have an increasing number of plus 60 age group. मैं उस दिन एक हेल्थ के कॉन्फ्रेंस में समझा रहा था, जो याद नहीं रहती बात। We have 70% of population below the age of 40. That is true. But इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों ने धरती खाली कर दी नौजवानों के लिए, वो भी जगह बैठे। So it's a biphasic expansion of graph which is happening in India, which is unique to this country. On the one hand, we have an increasing population of young. On the other hand, we have an increasing population of plus 60. At the age of at the time of independence in 1947, average age was just about 55 years, 50 years. तो जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस और पेंशनर्स गवर्नमेंट के और लीडर्स भी यहां पर मौजूद रहे। फारूक वानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक वानी, क्या कुछ आज के प्रोग्राम में रहा? जी बिल्कुल, ये जम्मू में प्रोग्राम था, तो इसमें कई तरह की जो स्कीम्स हैं उनको फिर से यहाँ पे दोहराया गया और उनको लॉन्च करने की यहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू की गई। मकसद ये है कि जो जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पे रोजगार को लेकर परेशान है, कई तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ के युवा को हैं, उनको फिर से रोजगार के साथ जोड़ने के लिए इस तरह की
कई स्कीम्स का ऐलान किया जा रहा है और साथ साथ में नई पेंशन स्कीम्स जो है यहाँ पे वो लॉन्च की जा रही है। यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, सरकारी लाभ, ताकि जो जैसे ये पेंशन अदालत का दूसरा एक स्कीम है उसको भी लॉन्च किया गया। तो कई तरह की स्कीमें सरकार लॉन्च कर रही है ताकि सीधे तौर पर यहाँ जो ड्यूटी बनने के बाद एम्प्लॉइज को 4.5 लाख के करीब जो एम्प्लॉय हैं उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके साथ सरकार के साथ जोड़ने की यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि उनको इससे लाभ मिल सके। जी ठीक है फारूक वानी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे। और रियासत में बीजेपी की जानिब से चलाई जा रही मेंबरशिप मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी की जानिब से श्रीनगर हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बीजेपी के कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। उनकी मौजूदगी में एनसी और पीटीपी के कारकुन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी और मजीद कहा कि 5 अगस्त तक एक तारीख का दिन था जिस दिन जम्मू कश्मीर मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। ये सुनवार से थे, बडगाम से थे, ये एनसी के लोग हैं, ये एनसी पार्टी से आए थे, शालीमर से, हारवन से, बडगाम से, बीरू से, शरायर शरीफ से। ये ओवरऑल एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। उनके वर्कर्स थे, उनके ओहदेदार थे, डेलीगेट्स थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे। तो उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। पूरे कश्मीर को ये ऑफिस चलाता है। देखिए, जो 5 अगस्त जो हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है, ये उन लोगों के लिए सदमा है जो फैमिलीवाद, जो अलगावाद या जो इंतहा पसंदी को या जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए सदमे से किसी काम नहीं। क्योंकि आज के जम्मू कश्मीर में अब उन कामों के लिए कोई वक्त नहीं है, करप्शन के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और श्रीनगर में बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होना बेहद जरूरी है। ठाकुर ने कहा कि वो लोग एक अच्छी सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जात और पात को मुस्तरद करने वाली पार्टी है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्दी हो ताकि लोगों को एक अच्छी सरकार मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और लोगों की उम्मीदों पर ये खरी उतरी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव उसके लिए तैयार होती है और आज भी हम तैयार है। जैसे पिछली बार पंचायत राज इलेक्शन की अनाउंसमेंट होकर फिर वो डेफर किए गए, तब भी भारतीय जनता पार्टी तैयार और मैक्सिमम जो लगभग हर जगह हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और आज भी हम तैयार। और हमारी यही अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, क्योंकि डेवलपमेंट की जो काम यहाँ हो रही है, जिन हलकों में अभी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है वहाँ उस पर कोई असर न पड़े और जो डेवलपमेंट हो रही है उसको एक स्पीड मिले, उसके लिए पंचायत राज इलेक्शन कराना जरूरी है। और जहाँ तक अब असेंबली इलेक्शन की बात है, देखिए डिलिमिटेशन कमीशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही डिलिमिटेशन खत्म होगी, मुझे लगता है कि उसके बाद ही यहाँ असेंबली इलेक्शन होगी, लेकिन हम उनके लिए भी तैयार। और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में बड़ी मकबूलियत के साथ रोज हर नए दिन के साथ बढ़ती दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती है। क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो उनको आज दिख रहा है कि ग्राउंड में कुछ चेंजेस है, वो हर कोई इस बात को तस्लीम करता है कि आज ट्रांसपेरेंसी, आज अकाउंटेबिलिटी है। और जो विकास का हमने नारा दिया था, जो विकास की हमने बात की थी, वो विकास अब कहीं चाहे गाँव हो कहीं देहात हो उसमें वो दिख रहा है। और मैं जहाँ तक श्रीनगर सिटी की बात करूँ, देखिए श्रीनगर सिटी में 70 साल तक ऐसे कभी लाइटिंग सिस्टम नहीं हुआ था जो आज गवर्नर इंतजामिया के दौर में लगा है। लेकिन मेरा यही कहना है, हर हाल में एक पॉपुलर गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही बेटर रहती है और उसके लिए इलेक्शंस बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी यही अपील करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, चाहे पंचायत राज इलेक्शंस और चाहे कुछ जो वार्ड्स हमें रह गए उनके इलेक्शंस और उसके बाद असेंबली इलेक्शंस को जल्द से जल्द कराया जाए ताकि जम्मू कश्मीर को तरक्की और डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी लोगों को अब समझ आया है कि पिछले 70 साल से जो खोखरे नारे यहाँ दे गए थे, भारतीय जनता पार्टी को गलत प्रोपेगेंडा और गलत जो शक्ल, गलत जो शेप यहाँ पेश की गई थी, लोगों ने देखा कि ये पार्टी सबसे ज्यादा विकास और सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। लोगों ने इस फर्क को महसूस किया और आज खासकर जो यूथ्स है, यूथ्स का बड़ा रुझान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनको लग रहा है, उनको पता चल चुका है कि अगर कहीं ट्रांसपेरेंसी, अगर कहीं अकाउंटेबिलिटी है, अगर कहीं खानदानी राज को नकारने वाले हैं, अगर कहीं कास्ट या जात को
नकारने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ फलने फूलने के ज़्यादा मौका, और यही वो वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को एक विकसित स्टेट या विकसित यूटी बनाने में अहम रोल अदा कर सकती और कर सकती है। इसलिए जो लोगों का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जम्मू में पीडीपी ऑफिस गांधीनगर में पीडीपी के साबिक एमएलसी सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर बैंक की जो पॉलिसी को स्क्रब कर दिया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिन बच्चों ने 1 साल पहले जम्मू कश्मीर बैंक के एग्जाम दिए थे उनको अभी तक नतीजे नहीं निकल आए हैं उनके नतीजे, और जब भी बैंक के चेयरमैन से बच्चों ने नतीजे और लिस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि जल्दी ही हम लिस्ट निकलवाने वाले हैं। आज जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश मुर्मू की जानिब से पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है और अब दोबारा रिक्रूटमेंट करने की बात कही जा रही है। ऐसे में ये कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया वो क्या करेंगे। 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी, अभी तक नहीं दी गई हैं और आज के हर नौजवान सड़क पर सरपा एहतजाज है। जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, हम ये जो कल जम्मू कश्मीर सरकार ने है, मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करते हैं हम कि आप ये जो आपने स्क्रैप किए है एग्जाम जो आपने, हाँ ठीक है, अगर कोई गलत रिक्रूटमेंट हुई है उसको आप उसके ऊपर एक्शन करिए, बट जो एग्जाम हुए हैं जम्मू कश्मीर बैंक के उनको बहाल रखिए, उनका रिजल्ट निकालिए। और जो बच्चे आज सड़कों पर रात को 12-12 बजे तक बच्चे सड़कों पर हैं, बच्चे आज सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं, तो ये बच्चे अगर सड़कों पर हैं तो इनको कंट्रोल किया जाए और इनका जो वो लिस्ट है जम्मू कश्मीर बैंक की वो निकाली जाए, ना कि वो एग्जाम को स्क्रैप किया जाए। और भी जितनी 80,000 पोस्टें स्टेट में जो खाली पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी एडवर्टाइज किया जाए और बच्चों को उसके अगेंस्ट रिक्रूट किया जाए। जम्मू कश्मीर के सेंट्रल नो गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया आज उन्होंने इस मौके पर पक्का करने के समेत दीगर मांगों को लेकर भी उजागर किया। उनकी दीगर मांगों में ज़ेर इल्तवा सैलरी वागुजार करना, नीड बेस्ड वर्कर्स और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन करना, SRO 588 RSO 59 को लागू करना और PDP महकमे का प्राइवेटाइजेशन करना अहम तौर पर शामिल था। उन्होंने नारेबाजी करते हुए उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि महकमा में काम कर रहे छोटे मुलाजमीन, बिलखुसूस डेली वेजर नीड बेस, आज भी परेशान कुन हालात में जी रहे हैं और आपसे गुहार लगा रहे हैं कि कब इनके मुस्तकबिल की जमानत मिले और कब इनके अहले खाना को खाना नसीब हो। कई सालों से ये अपने वेज से महरूम है, अपनी रेगुलराइजेशन से महरूम है, जो एक टोटल डिस्पैरिटी है। हम चाहते हैं कि महकमा को सिर्फ सरकारी महकमा ही रखे, इसको प्राइवेट प्लेयर्स को हवाले करने की जरूरत नहीं है। इसको मुनाफा बख्श एक मुलाजिम ही बना सकता है। एक प्राइवेट प्लेयर सिर्फ अपनी जाती मफादात के लिए महकमा को सिर्फ एक दुकान की शक्ल में ही इख्तियार कर पाएगा। तो हमारी जाती गुजारिश आपसे यह है कि महकमा को सिर्फ प्राइवेट करने से रोके और महकमा को सरकारी हैसियत ही बख्शे। शुक्रिया। सरकारी दावों के बावजूद पुंछ जिले की मंडी तहसील में सेहती खदमात की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि अस्पताल इंतजामिया उन्हें छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी दवाइयां बाजार से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। कहीं कोई दवाई अस्पताल से मिलती भी है तो वो एक्सपायर डेट की होती है। लोगों ने कहा कि शिकायत करने पर अपनी गलती छिपाने के लिए अस्पताल इंतजामिया जला देता है। मकामी लोगों का ये भी इल्जाम है कि आमतौर पर हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुलाजमीन सभी इल्जामात को मुस्तरद कर रहे हैं। कल का जो एपिसोड है इसमें जो हमारा स्टोर कीपर है प्रदीप सिंह बाली, वो एक्चुअली ट्रांसफ़र हुआ है। उसको हमने नवंबर में यहाँ से रिलीव कर दिया था, वो मेट्रो चला गया, मेट्रो से जाके ज्वाइन किया और उसको कई नोटिस भी मैंने दिए कि आप अपना चार्ज जो है वो दूसरे बंदों को हैंड ओवर करो, लेकिन इसने वो चार्ज हैंड ओवर नहीं किया। और बात यहाँ तक पहुँची कि जो इसने स्टोर नगाली में रखा था वहाँ मुझे बजरिया पुलिस पर रूम खाली करना पड़ा, क्योंकि नगाली इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर बन गया है और वहाँ आशा की ट्रेनिंग शुरू होनी थी और मुझे सख्त प्रेशर था ऊपर से कि हमें ये रूम खाली करके दे दो। फिर मैंने तहसीलदार हवेली को चिट्ठी लिखी, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया, पुलिस स्टेशन पुंछ से वहाँ पुलिस भी आई और बजरिया पुलिस मैंने वो स्टोर जो है उसका ताला शाला खुलवा के वहाँ से वो सामान जो है वो शिफ्ट किया और वहाँ ट्रेनिंग हमने शुरू की। कि कल जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी में
जो दवाई पकड़ी गई है, तो मुझे अफसोस आता है कि ये गरीबों के लिए जो भी दवाई आती है वो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि ये दवाई जो है मतलब वो गरीबों तक नहीं पहुंचती है। इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं और कौन लोग कसूरवार हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। अवाम स्टैंडर्ड रेट से बाहर से खरीदती है। अगर ये दवाई गरीबों को दिया जाए तो उनको 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की सहूलियत होगी, उससे उनका घर चलेगा, उनका दिया चलेगा उनका। तो ये तो नुकसान है, ये अवाम का नुकसान है, ये हॉस्पिटल वालों का नुकसान नहीं जो एक्सपायरी दवाई होकर फेंकते हैं या जब्त होती है, क्या होती है क्या नहीं, ये अवाम का नुकसान है। अगर अवाम को ये चीज़ टाइम पे दस्तयाब होती तो ये आज गवर्नमेंट या अवाम की चीज़ नुकसान नहीं होती। जम्मू में जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें कई सरकारी प्राइवेट सेक्टर की ट्रेड यूनियंस के अराकीन ने हिस्सा लिया। सेमिनार में वर्किंग क्लास को पेश आ रही दिक्कतों और मसाइल समेत सरकार की मुलाजिमीन, मुखालिफिन पॉलिसियों और मुलाजमीन के हुकूक के अलावा कई मांगों पर चर्चा की गई। कई स्कॉलर्स ने अपने ख्यालात रखे। इस मौके पर कई दीगर मुद्दों पर भी रोशनी डाली गई। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के अहतमाम से ये जो सेमिनार आज ऑर्गेनाइज किया है, इसका बुनियादी मुद्दा है कि ये जो प्रेजेंट न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, जिनको हम हरफ आम में पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग पॉलिसीज़, जिसकी वजह से परमानेंट जॉब्स ख़त्म होकर ये कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल सिस्टम को राइज किया गया बड़े पैमाने पर। देयर इज़ नो वेज पॉलिसी, देयर इज़ नो रेगुलराइजेशन पॉलिसी, और इसके चलते एंटायर वर्किंग क्लास में एक ज़बरदस्त बेचैनी पाई जाती है और उनके जॉब कट्स हो रहे हैं, और ओवरऑल उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है न सिर्फ वो कम होता है बल्कि उनके नए नए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहां लेबर लॉज का सवाल है। अब बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।